जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज मंथन। दोस्तों, एमपीपीएससी 2021 की एग्जाम की डेट जो कि 24 नवंबर है, सॉरी 24 अप्रैल है, आ चुकी है। इसके फॉर्म भरने भी स्टार्ट हो जाएंगे जल्द ही। इसके विषय में आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल पर एक वीडियो पड़ा है जिसमें एमपीपीएससी पीपीएससी के नोटिफिकेशन के बारे में प्रॉपर बात की गई है। इसके अलावा बहुत सारे वीडियोज और भी डाले गए हैं। जो आप लोग के साइड से कमेंट आए थे कि यूनिट 7 को कंप्लीट कराने के लिए जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, जो एमपीपीएससी का नया पैटर्न चेंज किया गया 2020 में, उसमें जो 10 यूनिट जोड़ी गई उसमें यूनिट 7 जो है थोड़ा सा टफ लगता है। बिकॉज इसको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, हमें थोड़ा सा पता नहीं होता है। तो हमने इसको पूरी तरह से कंप्लीट कवर कराने की कोशिश की है, जिससे आप सिर्फ इन वीडियो को देख के ही सब कुछ जान लेंगे, आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करके अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर उसे सब्सक्राइब कर दें, जिससे आगे आने वाले सारे वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और पुराने वीडियो में 4 पार्ट्स इसके ऑलरेडी आ चुके हैं, ये 5वां पार्ट है। और इसको वीडियो को शेयर ज़रूर करें, जिससे आपके जो दोस्त लोग हैं, जो संगी साथी हैं, जिनको पढ़ने की ललक है बट उनके पास रिसोर्सेज नहीं, पैसे नहीं कोचिंग करने के, तो एटलीस्ट उनके पास ये चीज़ें उपलब्ध हो जाएँ और वो भी पढ़ाई करके आप लोगों के बराबर आ सकते हैं। क्योंकि मेरा मेन मोटो उन लोगों की हेल्प करना ही है, जो लोग प्रॉपर कोचिंग नहीं ले सकते हैं या जिनके पास रिसोर्सेज उपलब्ध नहीं, जिनको पता नहीं है कि पढ़ना क्या है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आशा कर रहा हूँ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएंगे कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम बात करें, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की आज बात कर रहे हैं, तो जो चार्ज क्या होता है, व्हाट इज चार्ज? तो चार्ज इज द बेसिक प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद द मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूस एंड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, मतलब वो एक चार्ज, वो बेसिक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से किसी मैटर में वो चीज़ प्रोड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। सपोज कोई वायर है, ठीक है, कोई वायर है, ठीक है, इसमें जब भी आप करंट फ्लो करते हैं तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, इन चार्ज पार्टिकल्स की वजह से जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे रहेगी तो उसकी एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। ठीक है, क्योंकि जब फैराडेज लॉ ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है, जब कभी भी रिलेटिव मोशन बिटवीन द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। तो जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी वहां पर मैग्नेटिक फील्ड रहेगी, और दो मैग्नेट के बीच में, ठीक है, जब भी कोई चीज रोटेट की जाएगी तो कोई भी कंडक्टर, मतलब जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक आपस में दोनों जुड़े हुए चीजें होती हैं। जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी मोस्टली वहां पे मैग्नेटिक फील्ड रहेगी, और जहां भी मैग्नेटिक फील्ड रहेगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होने के चांसेस हैं। तो ये किस वजह से ये होता है? चार्ज की वजह से। इसको क्यू से हम लोग डिनोट करते हैं। तो अगर दो सिमिलर चार्ज है, जैसे कि दो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब दूर जाने की कोशिश करेंगे। और अगर दो है जो आपके अपोजिट है, ठीक है, तो ये एक दूसरे के पास आने की कोशिश करते हैं। जैसे सिंपल अगर समझें, तो अगर दो जेंडर अलग अलग है, लड़के और लड़की, तो आप पास आने की कोशिश करते हैं। दो अगर जेंडर सेम जेंडर है तो दूर जाने की कोशिश करती है। आपको समझाने की बात करूँ, आप इसको गलत सेंस में नहीं लेंगे। ठीक है, जैसे आप मैग्नेट देखे होंगे, चुंबक जिसको आप कहते हैं, चुंबक को जब पास में कभी लाते हैं तो कभी कभी चुंबक जो होता है दूर जाता रहता है, और कभी कभी दोनों चुंबक आपस में चिपक जाते हैं। तो वो होता है उनके चार्ज की वजह से। उसमें कौन सा चार्ज है? दो सेम चार्ज हमेशा रिपेल करेंगे और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, इसकी यूनिट पूछ ली जाती है कभी कभी आपसे, तो इसकी यूनिट होती है कूलम्ब। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पे लिख लीजिए, गलत करके मत चले आइएगा। और जिस पे मैंने वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ उस चीज को जरूर आप ध्यान से याद करिएगा। अब अगर हम बात करें कंडक्टर की, कंडक्टर कंडक्टर आपको कुछ नहीं समझना है, ऐसी भी चीज जिसमें भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाए या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाए, बहा सके, हम उसको कंडक्टर कहते हैं। जैसे लकड़ी, लकड़ी में आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस, जब क्या, जैसे आप देखते हो आपके मम्मी पापा या भाई कभी कोई घर में काम कर रहा होता है तो उन्हें लकड़ी का स्टूल दिया जाता है, जिससे कि उन्हें करंट ना लगे, क्योंकि वो जो है इंसुलेटर है। कंडक्टर वो चीज जिसमें करंट फ्लो हो जाए, जैसे तार जिसमें करंट फ्लो होता है, मोटर जैसे चलती है, कभी कभी आपने देखा कूलर चलाते हैं आप, उसमें करंट आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी जो है तो लोहे की बनी रहती है और उसमें करंट आ जाता है। तो कंडक्टर आर दोज मटेरियल विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। मतलब वो ऐसी मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रिसिटी आराम से पास हो जाती है, उसको कंडक्टर कहते हैं। जैसे आपका सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, और अर्थ एक कंडक्टर की तरह काम करते हैं। और सिल्वर जो होता है सबसे बेस्ट कंडक्टर माना जाता है, ये जो ध्यान में आप लोग याद कर लीजिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है,
सिल्वर। अच्छा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा सिल्वर को आपका केमिकल नेम क्या होता है? केमिस्ट्री में सिल्वर को किस नाम से जानते हैं हम लोग? ठीक है, जो आपने अगर आवर्त सारणी पढ़ी होगी, पीरियोडिक टेबल, तो उसमें सिल्वर को किस नाम से जानते हैं? इंसुलेटर। इंसुलेटर जो जो इलेक्ट्रिसिटी को पास ना होने दे, कंडक्टर की जस्ट अपोजिट। इंसुलेटर और दोज मटेरियल विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम। जैसे कि आपका लकड़ी हो गई, पेपर हो गया, माइका हो गया, ग्लास हो गया और एबोनाइट हो गया, वो सब इंसुलेटर मतलब जिसमें भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस मतलब फ्लो नहीं हो सकती। जैसे कि आपके जब भी घर में काम करते हैं तो लकड़ी का स्टूल आप लोग लेते हैं या प्लास्टिक का लेते हैं, जिससे उसमें इलेक्ट्रिसिटी ना फ्लो में आपको करंट ना लगे, तो वो इंसुलेटर कहते हैं। और कंडक्टर कौन सी चीज हुई? जो आपको संचालक होती है, इलेक्ट्रिसिटी इसमें बह सकती है। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट की थोड़ी सी। सबसे पहले इसकी यूनिट पूछ लिया जाता है, एम्पेयर इसकी यूनिट होती है। ये स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर वेक्टर आप पढ़ी होगी आपने, तो ये स्केलर क्वांटिटी होती है और इसकी यूनिट एम्पेयर होती है। एक इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है, जब टूट जाता है, ठीक है, इनसाइड जो उसके अंदर गैस भरी होती है आपको पता है, ठीक है, तो क्या होता है, क्यों इलेक्ट्रिक बल्ब क्यों टूटता है, ये इसके बारे में बात कर रहा है। तो आपको ये इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है कि एक्चुअली कहने का मतलब है कि उसके अंदर जो गैस भरी होती है, जब भी वो टूटता है तो बाहर की हवा उस हवा को भरने के लिए आती है, क्योंकि वैक्यूम क्रिएट किया जाता है, ठीक है, उसके अंदर। तो जब भी कोई हवा उसको भरने के लिए आती है, इसलिए जोर से आवाज होती है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। शंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शंट क्या होता है? शंट कुछ नहीं होता, एक स्मॉल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, शंट इस तरह का एक रेजिस्टेंस होता है, बहुत छोटा सा होता है, ठीक, इसको हम लोग लगाते हैं गैल्वेनोमीटर में। गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू मीटर बाय कनेक्टिंग अ शंट पैरेलल टू इट। जैसे कोई चीज आप घर में वोल्टेज देते हैं, आपके पास स्टेबलाइजर अगर आप होगा, तो उसमें वोल्टेज बोलते हैं ना कि 230 वोल्ट वोल्टेज आ रहा है, आज वोल्टेज बहुत स्लो है, बहुत बहुत कम है, वोल्टेज बहुत लो लो है, वोल्टेज बहुत हाई है। तो किससे मेजर करते हैं? वो हम मेजर करते हैं किससे? वोल्ट मीटर से। उसको हम क्या कहते हैं? वोल्टेज मेजर करने की वोल्ट मीटर कहते हैं। वोल्ट मीटर किससे बनता है? एक गैल्वेनोमीटर में अगर पैरेलल में एक शंट मतलब एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया जाए, तो वो वोल्ट मीटर बन जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, पैरेलल में। ध्यान रखिएगा, एक गैल्वेनोमीटर में अगर पैरेलल में एक छोटा रेजिस्टेंस जोड़ दिया जाए, स्मॉल रेजिस्टेंस जोड़ दिया जाए, तो उसको हम वोल्ट मीटर कहने लगते हैं। और वोल्ट मीटर, जैसे कि बताया, एक रेजिस्टेंस को सॉरी, गलती हो गया मुझसे, अमीटर कहते हैं, ठीक। गैल्वेनोमीटर के अगर पैरेलल में एक शंट जोड़ दिया जाए, उसको अमीटर कहते हैं। और अगर सीरीज में जोड़ दिया जाए तो वोल्टमीटर कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार, ठीक है, मेंस में भी कभी बार, यूपीपीएससी जब मेंस हुआ करता था उसमें क्वेश्चन आया करता था, और इसमें आप लोगों से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। मेंस के पेपर जो होता है उसमें पूछा जा सकता है, इसमें पूछा जा सकता है कि वोल्ट मीटर को कन्वर्ट करने के लिए गैल्वेनोमीटर में क्या करना पड़ता है? सीरीज में जोड़ना पड़ता है, ठीक है, और अमीटर में पैरेलल में जोड़ना पड़ता है। ध्यान रहेगा आप लोगों को, अमीटर में पैरेलल और इसमें वोल्टमीटर में सीरीज में जोड़ना पड़ता है। द सोडियम एंड mercury स्ट्रीट light up due to the atomic emission, not so important. The purpose of the choke coil in the fluorescent is to produce high voltage to ionize the gas in the tube required for high current to flow through the filament. चलिए अब समझाता हूँ आपको एक चीज। आपने घर में अपनी ट्यूबलाइट देखी होगी बचपन में, ठीक है, ये जैसे कि ट्यूबलाइट होती है, यहाँ पे एक चोक लगा रहता है, ठीक है, अभी देखा होगा आपने चोक। इसका काम क्या होता है? एक्चुअली ट्यूबलाइट के अंदर एक साइड एनोड होता है, ठीक है, और एक साइड कैथोड होता है। दो इलेक्ट्रोड मतलब एक साइड होते हैं, एक साइड पॉजिटिव एनर्जी, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ निगेटिव दिया जाता है। तो क्या होता है कि इसके अंदर जो गैस होती है, ट्यूबलाइट के अंदर क्या होती है? ट्यूबलाइट के अंदर आयोनाइज्ड गैस होती है, आयंस होते हैं। तो जब भी हम वोल्टेज देते हैं, 230 वोल्ट देते हैं, तो पहले इसके अंदर ये स्टोर हो जाता है, वोल्टेज जो है स्टोर हो जाता है, और करीब 230 वोल्ट जब आपका 1400 वोल्ट के आसपास पहुंच जाता है, तो ये करंट क्या होता है, ये जो इसके अंदर की गैस होती है, इसके अंदर जो गैस होती है वो आयोनाइज हो जाती है। आयोनाइज का मतलब आयन में कन्वर्ट हो जाती है, प्लस माइनस, और इसी वजह से यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी यहाँ तक चली जाती है, कनेक्ट हो जाती है, और आपकी ये लाइट जो होती है वो जल जाती है, ठीक है। तो चोक का काम एनर्जी को स्टोर करना होता है, आपको इतना ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करें मैग्नेटिज्म की। मैग्नेटिज्म की जब बात करते हैं, तो मैग्नेटिज्म में आप देखेंगे कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं?
When placed in the magnetic field, acquire feasible magnetic opposite to the direction of the magnetic field. जैसे गोल्ड, डायमंड, कॉपर, वाटर और मरकरी। मतलब डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जब उनको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाता है। कोई मैग्नेट है, ठीक है, दो मैग्नेट के बीच में अगर आप कभी आप देखेंगे कि स्क्रू ड्राइवर होता है या पेचकस होता है, उसको रगड़ दें तो उसमें कभी कभी क्या होता है, वो मैग्नेट की तरह काम करने लगता है, ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से। या आपने घर में कभी कंघी किया होगा, कंघी को बाल में रगड़ते हैं तो उससे पेपर चिपका के आप लोग कभी देखते होंगे, ठीक है। तो जब भी मैग्नेट के बीच में कोई मटेरियल जैसा आपका गोल्ड, डायमंड ये सब रखा जाता है, तो वो कन्वर्ट हो जाता है कि अपोजिट, अगर उसको पॉजिटिव में रख दिया गया है तो वो निगेटिव में कन्वर्ट होके वो रिएक्ट करने लगता है किस तरह, मैग्नेट की तरह। तो यही बोल रहा है। फिर हम बात करें पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की। व्हेन प्लेस इन द मैग्नेटिक फील्ड एक्वायर फीडबल मैग्नेट इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अगर एल्यूमिनियम, सोडियम और मैग्नीशियम आप रखेंगे तो वो एक्वायर्ड करेगा सेम फील्ड। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट एक बार बता दे रहा हूँ, आपको सुनने में रहना चाहिए। पैरामैग्नेटिक कुछ होता है, डायमैग्नेटिक कुछ। फेरोमैग्नेटिक, व्हेन प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड आर स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जितने भी आपके मैग्नेट बने होते हैं सब फेरोमैग्नेटिक। फेरस का मतलब होता है आपका आयरन। तो फेरोमैग्नेटिक, आयरन, कोबाल्ट और निकिल वो मटेरियल होते हैं जिससे आपका आर्टिफिशियल या जो होता है इलेक्ट्रिक मैग्नेट बनाया जाता है। इलेक्ट्रिक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इलेक्ट्रिक मैग्नेट किससे बनाया जाता है। तो आयरन में वो प्रॉपर्टी होती है, कोबाल्ट में वो प्रॉपर्टी, निकिल में वो प्रॉपर्टी होती है जो स्टोर कर लेते हैं। मतलब इनमें क्या है, इन सबको आप देंगे, जैसे ही हटाएंगे मैग्नेट के बीच से वो रिएक्ट करना बंद कर देगा, उसमें मैग्नेट एक्वायर्ड नहीं होता। बट आयरन, कोबाल्ट और मैग्नीशियम को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, ये स्टोर कर लेते हैं मैग्नेट को। कुछ दिन तक ये उसी तरह रिएक्ट करने लगते हैं मैग्नेट की तरह। उसके बाद वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्यूरी टेम्परेचर, ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए इसमें। क्यूरी टेम्परेचर या क्यूरी पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पॉइंट पे कोई भी चीज परमानेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को छोड़ देती है, ठीक है। is the temperature at which certain material lose their permanent magnetic property to be replaced by induced magnetism, ठीक है। मतलब जब भी कोई चीज रिएक्ट करने लगे मैग्नेट की तरफ से तो उसको हम लोग गर्म कर देते हैं। तो गर्म कर देते हैं तो वो मैग्नेट की तरह रिएक्ट करना बंद कर देती है, उस टेम्परेचर को हम क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं। सपोज कोई भी चीज है, ठीक है, तो सपोज सपोज जैसे कि मैंने आपको बताया किसी भी चीज में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। तो अगर वो चीजें बहुत दिन तक उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाए तो मैग्नेट की तरह काम कर जाती है। अब इसका मैग्नेट अगर हमको खत्म करना है तो हम क्या करेंगे, इसको गर्म कर देंगे, ठीक है। जब हम गर्म कर देंगे तो क्या होगा कि एक टेम्परेचर के बाद एक टेम्परेचर उसका मैग्नेट खत्म हो जाता है। जिस टेम्परेचर में मैग्नेट खत्म हो जाता है उसको क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए आप लोग। आप लोगों को लग रहा होगा ये मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्या, बट आप जिस तरह से पैटर्न चेंज हो रहा है ना, आप देखेंगे एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इतना कंपटीशन बढ़ रहा है, कुछ भी पूछा जा सकता है। और जिस तरह से यूपीएससी को पैटर्न को फॉलो करना एमपीएससी ने स्टार्ट कर दिया, ये क्वेश्चन बहुत जल्दी पूछे जाएंगे। अब हम बात करें आइसोगोनिक लाइंस की, तो अर्थ के सरफेस पे, ठीक है, देखिए, isogonic lines are lines on the earth's surface along which the declination has the same constant value and line along which the declination is zero or called agonic lines। जहां पे भी जीरो आपका आ जाएगा, ठीक है, वहां पे आप एगोनिक लाइंस मारेंगे। सिंपल, आप ये ध्यान रख लीजिए, ठीक है। इसका कहने का मतलब है कि जब भी हम जैसे एक क्या कहते हैं उसको, कंपास होता है जिसमें मैग्नेट होता है जो डायरेक्शन बताता है, उसको जब ऐसी जगह पे कहीं पे रखते हैं कि जहां पे, ठीक है, उसका डिक्लाइनेशन जो होता है वो कांस्टेंट वैल्यू के साथ हमेशा जीरो की तरफ घूमने लगे, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एगोनिक लाइंस। नॉट सो इम्पोर्टेंट। आइसोक्लिनिक लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस ऑन द अर्थ सरफेस कनेक्टिंग पॉइंट वेयर द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हैज द सेम। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लीजिए। ऐसी लाइनें जहां पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड सेम हो, उन दो लाइनों को कनेक्ट करने वाली आभासी लाइन को हम आइसोक्लिनिकल लाइन कहते हैं। द एक्लिनिक लाइन, द एक्लिनिक लाइन होती है कि मैग्नेटिक इक्वेटर लाइन इज द मैग्नेटिक इक्वेटर वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्लाइंड नाइदर नॉर्थ और साउथ, सो इट्स ए स्पेशल केस ऑफ एन आइसोक्लिनिक, ठीक है। आइसोक्लिनिक में जैसे को बताया कि जब सेम प्रॉपर्टी पे दो लाइन जोड़ती हैं, अगर वो कोई भी रिएक्ट ना करे, ना तो पॉजिटिव रिएक्ट करे ना तो निगेटिव रिएक्ट करे, तो उसको एक्लिनिक बोलने लगते हैं, ठीक है। आइसोडायनेमिक लाइन, ए लाइन ऑन ए मैप कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए, ये मैप की बात कर रही है, आइसोडायनेमिक मैथ की बात कर रहा है, और आइसोक्लिनिक बात कर रहा है अर्थ की,
ठीक है, ये अर्थ की बात कर रहा है, ये मैप की बात कर रहा है। दोनों लाइनें सेम है, ये अर्थ पे बनाई जाती है इमेजिनरी लाइन है, और ये जो होती है नक्शे में बनाई जाती है। तो ये दोनों चीजें आप इंपॉर्टेंट याद कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करें सरफेस टेंशन और कैपिलरी की। तो सरफेस लुब्रिकेटिंग ऑयल स्प्रेड इजिली ऑन ऑल पार्ट्स बिकॉज ऑफ देयर लो टेंशन सरफेस टेंशन। जिस चीज में टेंशन कम रहेगा वो चीज ज्यादा फैलेगी। जैसे आपका ग्लिसरीन देखिए, ग्लिसरीन आप एक जगह पर रख देते हैं, कभी फैलता नहीं है, बहुत कम फैलता है। पारा देखा है आपने, मरकरी जो होता है, उसको गोल गोल रखते हैं तो गोल गोल ही रह जाता है, क्योंकि उसका सरफेस टेंशन बहुत ज्यादा होता है। तो जिसमें सरफेस टेंशन कम होता है, मतलब हमेशा लुब्रिकेटिंग ऑयल की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, उसकी सरफेस टेंशन कम हो, जहां भी डाला जाए और आसानी से फैल जाए। That get removes when detergents are added while washing cloth because surface tension of water is reduced। ठीक है, सरफेस टेंशन अगर कोई पानी है, ठीक है, उसका सरफेस टेंशन बहुत ज्यादा है, तो दर्द दर्द को पकड़ के रखेगी। जब भी उसमें डिटर्जेंट घोल दिया जाता है, उसका सरफेस टेंशन कम हो जाता है, इससे क्या होता है, वो डस्ट को छोड़ना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, द एब्जॉर्प्शन ऑफ इंक बाय ए ब्लॉटिंग पेपर इज ड्यू टू द कैपिलरी एक्शन। मतलब देखिए, जब कैपिलरी एक्शन का आप एग्जांपल समझ सकते हैं, पेड़ में पानी कैसे चढ़ता है, पानी तो हमेशा जड़ों में हम देते हैं, ऊपर कैसे जाता है, वो कैपिलरी एक्शन के थ्रू जाता है। तो द सप्लाई ऑफ वाटर टू द लीव्स एट द टॉप ऑफ इवन एट द टॉल ट्रीज थ्रू कैपिलरी लाइन्स, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कैपिलरी एक्शन वो एक्शन है जिसके थ्रू पानी ऊपर चढ़ता है, या किसी चीज में पानी चढ़ता है विदाउट डायरेक्ट, मतलब बिना चढ़ाए। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा सा हीट के बारे में बात कर लेंगे। तो हीट की आप ये कैलोरी याद कर लीजिए, हीट की जो आपकी सीजीएस में यूनिट होती है, इसको याद कर लीजिए कैलोरी। ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर हम -273 के को कहते हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। और एक कैलोरी में 4.2 जूल होता है, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, 4.2 जूल होता है एक कैलोरी में, क्वेश्चन 50 बार पूछा गया। ठीक है, क्वेश्चन कभी कभी एक जूल में भी आ जाता है, 4.2 कैलोरी लिख देता है, कंफ्यूज मत होइएगा, के पहले है और जे बाद में है, जबकि अल्फाबेट में जे पहले है, बाद के बाद में है। ठीक है, याद रहेगा, सी मान लीजिए, सॉरी सी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, जे के बाद सी है, जे के बाद सी नहीं, सी के बाद जे है, जो नॉर्मली अल्फाबेट में आता है। अब हम बात करें स्पेसिफिक हीट की। स्पेसिफिक हीट वो हीट होती है जो किसी चीज के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जरूरी होती है, मतलब जितनी रिक्वायर है, किसी पानी के टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड है वो उसकी स्पेसिफिक हीट होगी। जैसे कि आप 1 किलोग्राम वाटर के पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे है, और उसको जब 0 डिग्री सेल्सियस पे गर्म हीट करते हैं, ठीक है, तो लगभग 4 डिग्री तक क्या करता है, वो पानी को क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। पर पानी 4 डिग्री तक क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, फैलता नहीं है, वो संघनन होने लगता है, एक जगह पे आने लगता है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इज मिनिमम एट द 4 डिग्री, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि वाटर का वॉल्यूम मिनिमम कब होता है, 4 डिग्री पे। 4 डिग्री के बाद वो एक्सपेंड करना स्टार्ट होता है, और उसके बाद वाटर बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है धीरे धीरे। ठीक है, इसको एनोमलस इंस्पेक्शन ऑफ वाटर कहते हैं, नॉट इंपॉर्टेंट, बस 4 डिग्री को जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मैं आपको बाद में क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा, तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग क्या कहता है, कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ द टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस बिटवीन इट्स ओन टेम्परेचर एंड द एम्बिएंट टेम्परेचर, द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। मतलब कोई चीज कितना जल्दी ठंडी होगी उसके, इस पर डिपेंड करेगी, एक तो उसका टेम्परेचर कितना है, और एक बाहर का टेम्परेचर कितना है। सपोज इसका टेम्परेचर 10 डिग्री है, ठीक है, और बाहर का टेम्परेचर 30 डिग्री है, तो इसका जो टेम्परेचर कितना रह गया, 20 डिग्री तो रह गया, 20 डिग्री कम करने में। लेकिन अगर इसका टेम्परेचर 10 डिग्री है और बाहर का टेम्परेचर 60 डिग्री है, तो 50 डिग्री रहेगा, तो ज्यादा टाइम लगेगा। तो ये यही बोल रहा है न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग में, कि दोनों के रेट ऑफ चेंज किस पे डिपेंड करता है, उसके खुद के टेम्परेचर पे और बाहर के टेम्परेचर पे। उसके बाद बात करें होर फ्रोस्ट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। ठीक है, ये थोड़ा सा आप लोग याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन कहीं कहीं पूछ लेता है कि सब्लिमेशन क्या होता है। ठीक है, तो सॉलिड से गैस में बदलने की जो स्थिति है, ठीक है, उसको सब्लिमेशन कहते हैं। मतलब सॉलिड, कोई चीज सॉलिड है, ठीक है, वो गैस में कब बदले, इसको गर्म कर रहे हैं तो गैस में बदलने की जो प्रोसेस को सब्लिमेशन। लेकिन अगर गैस से कोई चीज सॉलिड में बदल रही है तो उसको होरफ्रोस्ट कहते हैं। ठीक है, गैस से कोई चीज सॉलिड में अगर बदल रही है तो उसको होरफ्रोस्ट कहते हैं। देखिए, जितना भी चीज आपसे बताया जाता है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसको जरूर याद रखिएगा, और ये मत सोचिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं वही चीज पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, क्योंकि नहीं तो पढ़ाने के लिए फिजिक्स में बहुत कुछ है, लेकिन मैं बहुत सारी चीजें, जितना आपको जरूरी है उतना ही चीजें लेके आऊंगा। उसके बाद थोड़ा सा हम कन्वर्जन याद कर लेते हैं, सारी चीजें याद नहीं करें, जिसमें मैंने ब्लैक मार्क किया वही आपको याद करना है। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम आपको पता है, 1 मीटर बराबर 100 मीटर आपको पता है,
ठीक है, 3.28 फीट होता है, ये थोड़ा सा आप याद कर लेंगे। 1 माइल बराबर 1.61 किलोमीटर, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिए। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है, ये भी। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें आपको याद नहीं रहती, लेकिन ठीक है, माइल का बहुत बार पूछ लेता है, 1.61 किलोमीटर होता है। ठीक है, एंगुलर मेजरमेंट में आपको कुछ नहीं याद करना है। फोर्स और प्रेशर में भी आपको कुछ नहीं याद करना है। बट एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है 14.7 पाउंड बराबर, या 760 या 76 सेंटीमीटर के बराबर होता है। कई बार पूछ लेता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, ये आप मरकरी से मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। कोई डाउट हो तो क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।